प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं को रविंद्र शर्मा का नमस्कार। आज हम सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि प्रथम वर्ष के अंतर्गत आपके जो भी कंपलसरी पेपर लगाए हुए हैं, चाहे वह सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, कंप्यूटर आदि जो भी पेपर हैं, उन सब पेपर में आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आप उत्तीर्ण होंगे तभी आप आगे की कक्षा में क्रमोन्नत हो सकेंगे, नहीं तो बार बार आप इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान में रखें कि आपको मौका ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन अंतिम स्थिति यही है इस पेपरों की कि आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जहाँ तक प्रथम वर्ष के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम से संबंधित बात है, तो उसमें आपके हिंदी, सामान्य हिंदी के गद्य और पद्य जो दो भाग लगाए हुए हैं, उसमें सभी कवि और लेखक, जो महत्वपूर्ण कवि और लेखक हैं हिंदी के, उन सब का परिचय, उन सब की निबंध और उनकी कविताएं आपके कोर्स में लगाई हुई है। तो सबसे पहले हम गद्य भाग की चर्चा करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रेरणादायी निबंध है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, जो मूल रूप से एक भाषण है, उसको एक निबंध के रूप में बाद में तब्दील किया गया था। वह आपके कोर्स में पहला चैप्टर है। दूसरे में आचरण की सभ्यता, अध्यापक पूर्ण सिंह, जिसको आपने पूर्व में भी कई बार पढ़ा होगा, अपने 10वीं से 12वीं तक में उनके निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह के, उनका यह आचरण की सभ्यता निबंध जो बहुत ही उत्कृष्ट निबंध है, जो मनुष्य की आचरण और व्यवहार से संबंधित होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने संस्कारों, अनुशासन प्रियता, व्याकरण की शुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हिंदी साहित्य में। इनका जो निबंध है मेघदूत, वह आपके तीसरे के रूप में है। चौथा जो एक गद्य का भाग है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मील के स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। हजारी प्रसाद जी की भारतीय संस्कृति की देन निबंध हमारी सांस्कृतिक चेतना को अनुप्राणित करने वाला निबंध है। भगवती शरण उपाध्याय की लिपि की सत्ता, जिसमें भाषा, लिपि का महत्व और लिपि की उपयोगिता, इन सब के बारे में भगवती शरण उपाध्याय के द्वारा बताया गया। महादेवी वर्मा के गिल्लू, महादेवी वर्मा से आप सभी परिचित हैं, आपने पूर्व में भी अपने सामान्य हिंदी में 10वीं और सीनियर हायर सेकेंडरी में आपने उनको पढ़ा होगा। गिल्लू एक चारित्रिक विशेषताओं पर आधारित उनका एक निबंध है जो अत्यंत संवेदनशील और भावनाओं से भरा हुआ है। मोहन राकेश का निबंध सवालों की नोक पर, मोहन राकेश आधुनिक मध्यम वर्ग की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करने वाले एक प्रमुख लेखक हैं हिंदी साहित्य में। वर्तमान समय में जो मध्यम वर्ग की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करने में मोहन राकेश का कोई सानी नहीं है। हरिशंकर परसाई एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यंग्यकार हैं हिंदी साहित्य में, जिन्होंने हिंदी व्यंग्य को एक नई पहचान दी। उनका निंदा रस निबंध बहुत ही मनोरंजक और उद्देश्यपूर्ण निबंध इस आपके गद्य भाग में लगा हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय संस्कृति की चेतना के संवाहक व्यक्ति हैं और बहुत उम्दा लेखक हैं हिंदी साहित्य के, जिनका नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध है। 10वीं जो नंबर पर है वह है गुणाकर मुले का हमारा समय और विज्ञान, और अंतिम है गद्य भाग में अनुपम मिश्र का साफ माथे का समाज। तो इस तरह गद्य भाग के अंतर्गत कुल 11 अध्याय आपके लगाए हुए हैं और प्रत्येक अध्याय से संबंधित व्याख्या और प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इकाई 2 के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो हिंदी साहित्य में जिन्होंने ब्रजभाषा को छोड़ करके खड़ी बोली को अपनाने का श्रेय दिया जाता है, उनकी कर्मवीर कविता आपके बहुत प्रेरणादायी संबोधन है, जो मनुष्य को परिश्रम करने की ओर संकेत देती है। हम सभी मैथिली शरण गुप्त से परिचित हैं, हमारे राष्ट्र कवि हैं। इनकी भारत भारती बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिससे हमारे सामान्य हिंदी में जो कविता उनकी ली गई है कि भूलोक का गौरव और संदेश यहाँ मैंने ईश्वर का लाया, ये 2
कविताएं भारत भारती से जो ली गई है वह आपके सामान्य हिंदी के पद्य भाग में दूसरे अध्याय के अंतर्गत लगाई हुई है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की 2 कविताएं बीती विभावरी जागरी अरुण या मधुमेह देश हमारा। प्रसाद जी छायावाद के एक स्तंभ हैं और हिंदी साहित्य में संस्कृत शब्दावली का सरल रूप में प्रयोग करते हुए इन्होंने जिस ढंग से हिंदी के कवियों के लिए एक मानदंड स्थापित किए हैं वह वस्तुतः प्रसाद जी की एक अलग ही शैली है, जिसे प्रसाद शैली तक नाम दे दिया गया। निराला अपने मस्त मौला फक्कड़पन के लिए प्रसिद्ध है और वह तोड़ती पत्थर हिंदी की एक सबसे प्रसिद्ध कविता है जो आपके कोर्स में लगाई हुई है, जिसमें एक मजदूरी स्त्री का बड़ा कारुणिक चित्र निराला जी ने उपस्थित किया। हरिवंश राय बच्चन से आप परिचित हैं, जिनकी मधुशाला आपने कई बार उनके जिक्र नाम सुना होगा। पथ की पहचान यह एक प्रेरक कविता आपके कोर्स में लगाई हुई है और नागार्जुन हिंदी में एक क्रांति दृष्टा कवि के रूप में माने जाते हैं, जिनकी कविता प्रेत का बयान आपके कोर्स में लगाई हुई है। केदारनाथ अग्रवाल जब जब मैंने उसको देखा, यह धरती उसकी शान की, ये 2 कविताएं आपके केदारनाथ अग्रवाल की कोर्स में हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील विचारधारा के प्रमुख स्तंभ हैं हिंदी साहित्य में और इसी तरह शिव मंगल सिंह सुमन भी एक ऐसे कवि हैं जिनके काव्य में जहां एक और छायावाद दूसरी ओर प्रगतिशीलता के दर्शन होते हैं। जल रहे दीप जलती है जवानी, तुम मनाते हो जिसे कहकर दीवार लिख दमन की धमक जैली थी। ये 2 अलग अलग कविताएं हैं जो आपके कोर्स में है। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश कविता मैं गीत बेचता हूँ, ये बहुत प्रसिद्ध एक कविता है भवानी प्रसाद मिश्र की जो आपके कोर्स में है। देश की नस्लें बात करो अपने, सरल विशारद बीकानेर के बहुत जाने माने प्रगतिशील कवि हैं और इनकी जो कविता है देश की नस्लें बात करो अपने, यह आपके कोर्स में है। ये 2 जो भाग हैं गद्य और पद्य भाग, इनसे संबंधित आपके व्याख्या और प्रश्न दोनों अलग अलग पूछे जाएंगे। दोनों का अंक विभाजन बिल्कुल अलग अलग है, तो हमें प्रत्येक जो चैप्टर है उसको हमें करना पड़ेगा ताकि किसी भी चैप्टर से कोई भी व्याख्या या प्रश्न पूछे तो उसे करने में आपको आसानी रहे। इकाई 3 में पूरा व्याकरण आपके लगाया हुआ है। हिंदी का जो व्याकरण है जिसमें कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आपके जब आप आगे देंगे तो यह जो व्याकरण आपके लगाया हुआ है वह बहुत अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा आगे चलकर आपके। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में सामान्य हिंदी का जो यह भाग व्याकरण का भाग है यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है, जिसमें संक्षेपण, पल्वन, शब्द युग्म, लोकोक्ति, शुद्धिकरण, शब्द और वाक्य दोनों की अलग अलग शुद्धिकरण है, शब्द की अलग और वाक्य की अलग। इन 5 से संबंधित इस बात को विशेष आप ध्यान में रखें कि प्रत्येक के अपने अलग अंक हैं, यानी इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे 5 में से कोई 2 व्याकरण से पूछे जाएंगे या 3 के, 5 व्याकरण पर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और प्रत्येक का अंक विभाजन अलग अलग है। प्रत्येक का जो अंक विभाजन है उसकी चर्चा मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण जो अध्याय है वह आपको ध्यान में रखना है। इसमें इस बात की विशेष आपको मैं जानकारी अभी दे दूं कि कोई भी व्याकरण का जो टॉपिक है आपके लगाया हुआ, अगर आप ध्यानपूर्वक करें और उसको सही उत्तर लिखते हैं तो इसमें जो नंबर कटने की संभावना है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसमें आपको गणित सम्मत है पूरे नंबर मिलेंगे या कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह की व्याकरण से संबंधित तथ्य होते हैं हिंदी साहित्य में। चौथी इकाई में अनुवाद है। अनुवाद वर्तमान समय में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि आप जब कभी भी पूरा ग्रेजुएशन करने के पश्चात कहीं पर भी आप नौकरी करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई दूसरी भाषा के अनुवाद में आती है। तो आप यहीं पर यदि अनुवाद को अच्छी तरीके से समझ लें कि अनुवाद का मतलब क्या है, अनुवाद का अर्थ और सिद्धांत क्या है, उसका अनुवाद की क्या विशेषताएं होती है, इन सब को आप बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको आगे बहुत फ़ायदा होगा। चाहे वो अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद है या राजस्थानी का हिंदी से अनुवाद है, कोई भी अनुवाद है, चाहे वह हिंदी का अंग्रेजी से या अंग्रेजी का हिंदी से, तो एक अनुच्छेद जो आपको दिया जाएगा वो आप ध्यानपूर्वक यदि उसका उत्तर करेंगे तो पूरे नंबर मिलने के इसमें आपके चांस रहते हैं।
और 5वीं इकाई में किसी एक विषय पर आपसे निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा और अंतिम में इसके पत्र प्रारूप। इस तथ्य को आप ध्यान में रखें कि दोनों इकाई जो 5वीं इकाई हैं इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक से पूछा जाएगा। निबंध के अपना अलग नंबर हैं और पत्र प्रारूप के अपने अलग नंबर हैं। पत्र प्रारूप 5 नंबर का है तो निबंध 10 नंबर का है। अब मैं थोड़ा सा अंक विभाजन से संबंधित चर्चाएं कर लूँ आपके एक एक व्याख्या जो आपसे पूछी जाएगी गद्य और पद्य की, उसके वो 10 नंबर की होगी और जो एक एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे वह प्रश्न दो प्रश्न पूछाएंगे, वह 7-7 नंबर के होंगे। इकाई 3 में संक्षेपण 5 नंबर का, पलवन 4 नंबर का, शब्द युग्म 4 नंबर का, लोकोक्ति और मुहावरे 5 नंबर के और शुद्धिकरण 4 नंबर का। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि व्याकरण की प्रत्येक इकाई के अपना एक अलग अंक विभाजन है और प्रत्येक अंक विभाजन को यदि हम ध्यान में रखें तो हमें प्रत्येक व्याकरण के अध्याय को बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा और आपको बहुत बारीकी से इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संक्षेपण पलवन के उसके करने के तरीके होते हैं ना, और उस तरीकों को यदि आप जान लें तो बहुत आपके लिए आसानी रहेगी। इकाई 4 के अंतर्गत अनुवाद है। अनुवाद के अर्थ क्या होता है, अनुवाद क्यों जरूरी है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, और एक अनुवाद भी आपको दिया जाएगा जो राजस्थानी और अंग्रेजी में से किसी एक से आपसे पूछा जाएगा। जो आप जिस भाषा पर आपकी पकड़ है उसका आप चयन कर लीजिए और उसके पश्चात आप उसका अनुच्छेद का अनुवाद कर दीजिए। यदि आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद कर दीजिए, या राजस्थानी अच्छी है तो राजस्थानी से हिंदी का कर दीजिए। इकाई 5 में किसी एक विषय विशेष पर निबंध लिखा जाएगा। वह विषय विशेष होगा, समसामयिक भी हो सकता है या कोई पारंपरिक जो विषय वह भी हो सकता है, लेकिन आपको कई विषयों पर आपको निबंध जो है वह बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने पड़ेंगे, लिखना भी है। निबंध लिखने की कला है, उसको आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी निबंध को लिख सकते हैं। और अंतिम है पत्र प्रारूप। पत्र प्रारूप के अंतर्गत आपको अनेक पत्र जो हमारे प्रचलित हैं हिंदी व्याकरण में, उनका गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा, जिसमें जैसे उदाहरण के रूप में कार्यालय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, निजी पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि पत्रों के कई रूप होते हैं। तो प्रत्येक पत्र की अपनी एक अलग विशेषता होती है, उसका अलग प्रारूप होता है, फॉर्मेट सबका अलग होता है। तो आपको पत्र प्रारूप से संबंधित अध्ययन जब आप करेंगे तो यह आगे आपके बहुत काम आएगा। जब आप कभी भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे या अथवा आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या एक कार्यालय से किसी संस्थान को कई प्रकार के पत्र होते हैं जिसको लिखने की आपको कला आनी चाहिए, नहीं तो आप किसी भी पत्र का सही ढंग से वापस जवाब या उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले हम जो आपकी टेक्स्ट बुक है सामान्य हिंदी की गद्य और पद्य भाग की, उसको शुरू करने से पूर्व मैं व्याकरण से संबंधित जो आपके अध्याय लगाए हुए हैं मैं वहीं उसी को शुरू करूंगा। सबसे पहले हम इकाई 3 और 4 और 5 इसका अध्ययन करेंगे। जब अगला व्याख्यान मैं आपको दूंगा तो उसमें इन्हीं तीनों इकाइयों पर अधिक होगा, क्योंकि आप देखें जो आपके मैं एक औसतन बता रहा हूँ कि लगभग जो आपके 50 नंबर से ज़्यादा का अंक विभाजन है जो लगाया हुआ आपके कोर्स में, वह तो व्याकरण का है। और यदि आप व्याकरण को अच्छे तरीके से समझेंगे तो उसमें पूरे नंबर मिलते हैं, तो आप उत्तीर्ण तो यहीं हो जाएंगे यदि आप अच्छे तरीके से ढंग से संपूर्ण व्याकरण के पोर्शन को इकाई 3, 4, 5 को अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो मेरे द्वारा आपको प्रत्येक इकाई के प्रत्येक टॉपिक पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और उसके कई उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। हालांकि उदाहरण है वह अभी मैं एक बार आपको कुछ सैंपल के रूप में, मैं जैसे कोई भी ले हम संक्षेपण, तो मैं बहुत सारे संक्षेपण न लेकर के कुछ चुनिंदा संक्षेपण करवा करके आपको अगला टॉपिक पलवन जैसे मैं ले लूँगा। अगर समय होगा तो मैं कुछ और आपको रिवीजन करवा दूंगा उसकी, संक्षेपण पलवन या कोई भी टॉपिक होगा उसकी।
तो आपको बस ध्यान इतना रखना है कि प्रत्येक जो मेरा व्याख्यान होगा उसको आप बड़े ध्यान से सुने, उससे संबंधित नोट्स बनाएं। आप पूरी तरीके से यह ऐसा मत समझें कि यह सामान्य हिंदी है और इसमें तो हमें पास होना है केवल, नहीं। यह आपके लिए पीछे आप धकेल दिए जाएंगे इस प्रतिस्पर्धा के युग में। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो सामान्य हिंदी के इकाई 3, 4, 5 का गहन अध्ययन आपके लिए अनिवार्य है। और इसके अलावा भी हिंदी साहित्य से संबंधित अनेक कवियों और लेखकों की संबंधित जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसलिए इकाई 1 और 2 भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक लेखक या कवि का एक सामान्य परिचय, उसकी विशेषताएं, उसको बताने के बाद ही मेरे द्वारा उस कवि या लेखक का अध्याय को लिया जाएगा। इसलिए आप पूरी तरीके से एक अलग रजिस्टर बना करके ध्यानपूर्वक व्याख्यान को सुन करके नोट्स बनाते रहें।